हेडिंग लगा दो एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, ये वाली हेडिंग लगा दो। कल हमने बताया था कि पहले तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी और उसके बाद बॉडी जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी एंड उसी को बेटा हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब मान लो कि कोई एक बॉडी है, ऐसे स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस बच्चे r है और इट इज ड्रॉपिंग इन अ फ्लूइड। इट इज ड्रॉपिंग इन अ फ्लूइड ये नीचे को गिर रही है बिकॉज ऑफ इट्स वेट। नीचे को बच्चे ये इसलिए गिर रही है क्योंकि इस पे वेट फोर्स लग रही है, तो ये बॉडी ड्रॉप हो रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इससे रिलेटेड पहले तो ये सब चीजें लिख लो बच्चे आप। नंबर 1, जो हमारा फ्लूइड है ना, इसकी डेंसिटी जो है फ्लूइड की, ध्यान से देखना, जो हमने फ्लूइड ले रखा है, जिस फ्लूइड में बॉडी ड्रॉप हो रही है, इसकी डेंसिटी बच्चे रो है। और ये जो बॉडी है हमारी, इस बॉडी की जो डेंसिटी है, जो बॉडी है, तो बॉडी की डेंसिटी हमने सिग्मा ली है। डेंसिटी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा को ऐसे स्मॉल सिग्मा ये होता है सिंबल। तो बस इसमें आपको ध्यान देना, यही थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है और फ्लूइड की डेंसिटी रो है। बाकी बच्चे जो आप फ्लूइड यूज कर रहे हैं, इसकी विस्कोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू ईटा, जो भी हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं। और r जो है दैट इज रेडियस ऑफ आवर बॉडी। तो बच्चे इसमें आप लिखो, डायग्राम बना लो पहले एंड देन डायग्राम बनाने के बाद लिखो consider a spherical body of radius r। यहाँ लिख लेना है, consider a spherical body of radius r falling through a viscous fluid। Consider a spherical body of radius r falling through a viscous fluid having density rho, falling through a viscous fluid having density rho and viscosity eta। I repeat, consider a spherical body of radius r falling through a viscous fluid of density rho and viscosity eta। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखो, the various forces acting on the body, the various forces acting on the body falling through the fluid, the various forces acting on the body falling through the fluid are नंबर 1, 3 तरह की फोर्स लग रही है बेटा। एक लग रही है वेट, एक लग रही है बच्चे वेट विच इज W, और दूसरी कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं बच्चे इस बॉडी के ऊपर जब ये गिर रही है किसी फ्लूइड में? सर अपथ्रस्ट फोर्स। एक तो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी और एक विस्कस फोर्स लगेगी। अब बॉडी क्योंकि नीचे की तरफ गिर रही है बच्चे, तो बॉडी का मोशन है नीचे की तरफ, बॉडी का मोशन नीचे की तरफ है, तो बॉडी के ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। तो एक आप यहां बना लो विस्कस फोर्स FV, एक तो बना लो विस्कस फोर्स FV,
और एक बना लो अपथ्रस्ट फोर्स जिसे हम टी बोलेंगे। तो बच्चे ये तीन फोर्सेस लग रही हैं, वेट डब्ल्यू और दूसरी हमारे पास है अपथ्रस्ट फोर्स, लिख लो। एक लग रही है अपथ्रस्ट फोर्स कैपिटल टी, और जो तीसरी फोर्स बॉडी के ऊपर लग रही है दैट इज विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स एफ वी। सिचुएशन समझ में आ गई सबको? एक स्फेरिकल बॉडी है, उसके पैरामीटर्स गिवन ही है हमें, और वो एक फ्लूइड के में गिर रही है, इट इज ड्रॉपिंग डाउन इन अ फ्लूइड, और उसके ऊपर जब वो नीचे गिर रही है उसके ऊपर बच्चे तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक तो वेट फोर्स जो कि डाउनवर्ड है, अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड है, और विस्कस फोर्स भी अपवर्ड है क्योंकि बॉडी का मोशन नीचे है, क्योंकि बॉडी का रिलेटिव मोशन नीचे है ना बच्चे, और विस्कस फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, तो विस्कस फोर्स ऊपर को लग रही है। इज इट क्लियर बच्चों? फिगर बन गई? बना ली फिगर बच्चों? रब कर दूं इसे? यस। चलो, तो ये तीन तरह की फोर्सेस लग रही हैं। अब देखो, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमें तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, और टर्मिनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब ये ड्रॉपिंग वाली बॉडी जो नीचे गिर रही है ये कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेगी थोड़े टाइम के बाद जाके, आफ्टर सम टाइम इट विल एक्वायर अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी, अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए तो आपको तो पता होगा कि जो नेट एक्सेलरेशन है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए वो जीरो हो जाती है। बच्चे नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो जो नेट फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगी, और नेट फोर्स हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? जिस डायरेक्शन में मोशन होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है बॉडी का, उस डायरेक्शन वाली फोर्स में से उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस को माइनस करना है। अब हमारा मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी डब्ल्यू में से हमें माइनस करना पड़ेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन वाली फोर्सेस, दैट मीन्स अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स। एंड टर्मिनल वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। मैंने आपको बताया था ना, जब टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, और ऐसा तब होता है जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी और नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर चुकी है बॉडी। यस और नो बच्चों, ये बात समझ आ गई? सर अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स ऐड नहीं होंगी? ऐड ही हो रही है बच्चे, अगर आप माइनस कॉमन लोगे ना यहाँ पे तो दे आर एडेड एक्चुअली, ऐड ही हो रही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिखना मत अभी, मतलब इसमें से मुझे टी प्लस एफ बी किया ना मैंने, कि वेट में से ये फोर्स माइनस की, डाउनवर्ड फोर्स में से अपवर्ड फोर्स माइनस की, दैट इज इक्वल टू जीरो, तो उसको मैंने ओपन करके लिखा हुआ है बस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? अब यहाँ से आप विस्कस फोर्स निकालोगे तो बेटा विस्कस फोर्स आएगी W माइनस टी करके। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, विस्कस फोर्स इज W माइनस टी। नाउ अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? W कैलकुलेट करेंगे और T कैलकुलेट करेंगे। नाउ बेटा वेट कैसे निकालोगे? W का फॉर्मूला है m इंटू जी, W का फॉर्मूला है m इंटू जी, और m को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m को लिख सकते हैं हम लोग डेंसिटी। वेट हमने किसका निकालना है? बॉडी का वेट निकालना है ना, तो डेंसिटी बॉडी की लेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपको पता है ना डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो क्योंकि हम लोग वेट बॉडी का निकाल रहे हैं तो डेंसिटी किसकी लेंगे? डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ये बन गया मास,
और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जी। तो बेटा बॉडी की डेंसिटी हमने ली हुई है सिग्मा, और बॉडी की वॉल्यूम निकल के आएगी 4/3 पाई आर क्यूब। सबको पता है ना, अगर कोई बॉडी स्फेरिकल बॉडी हो जिसका रेडियस आर है तो उसकी वॉल्यूम आती है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने क्या किया, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मास मिल गया। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जी से, तो दैट इज m इंटू जी विच इज अवर वेट फोर्स। तो ये बच्चे हमें वेट फोर्स मिल गई इक्वेशन नंबर 2 में। चेक करो यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, समझ आ गया? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. ओके, अगर आप नहीं बोलेंगे, डाउट नहीं पूछेंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको आ गया, फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा। जिसको नहीं आएगा समझ, वो बोलेगा तो ही रिपीट होगा। उसके बाद W हमने निकाल लिया, अब निकालेंगे अपथ्रस्ट फोर्स, दैट इज फोर्स ऑफ T। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने 9th क्लास में पढ़ा होता है, इस बार हमने ये नहीं है हमारे सिलेबस में, बट हाँ इसकी एक स्टेटमेंट है जो यहाँ यूज हो रही है, और यही सेम स्टेटमेंट 9th क्लास में भी थी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपथ्रस्ट फोर्स जो होती है, अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced ये अपथ्रस्ट फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया उस बॉडी ने। अगर हम उस लिक्विड का वेट मेजर कर लें तो हमें अपथ्रस्ट फोर्स मिलेगी। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है। अब इसको कैसे समझें? इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो, ये बनाना मत, ये रफ है जो भी मैं बनाने लगा हूं। मान लो आपके पास कोई बीकर है, और इस बीकर में आपने पानी जो है पूरा टॉप तक भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम, बिल्कुल एंड तक इसमें वाटर भरा हुआ है, ऐसे समझो, फुल एकदम एंड तक इसमें पानी भरा हुआ है। अब मेरे पास एक बॉडी आई यहाँ पे, स्फेरिकल बॉडी है मान लो, ये बॉडी उठा के मैंने इसमें डालनी है। इस बॉडी को उठा के मैं इस बीकर में डालूंगा, और नीचे मैंने क्या कर रखा है, नीचे मैंने एक प्लेट लगाई हुई है, मतलब जिसमें ये वाटर कलेक्ट हो जाएगा। नीचे एक और, ऐसे समझो, मैंने एक और बीकर सा लगाया हुआ है जिसमें ये पानी कलेक्ट हो जाएगा। अब आप बताओ बच्चों क्या होगा अगर मैं इस बॉडी को इसमें डाल दूं बड़े आराम से, सॉफ्टली, तो क्या होगा? पानी से बाहर आ जाएगा। यस, क्या होगा कि इस बॉडी की जितनी वॉल्यूम है, इस बॉडी ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, ये बॉडी उठा के यहाँ पर उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। ये बॉडी यहाँ से उठ के उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इस स्पेस में जितना भी पानी था ये यहाँ से बाहर गिरेगा और यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा। ये जो हमने दूसरा बीकर है, तो बच्चे ये जो है वाटर, दिस इज वाटर डिस्प्लेस्ड, दिस इज वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी। ऑब्वियसली जितनी इस बॉडी की वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। यस और नो? यस। याद रखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ उसकी वॉल्यूम कितनी है, वो वॉल्यूम इस बॉडी की वॉल्यूम के इक्वल है। क्योंकि जो जगह पहले पानी ने ले रखी थी, जो वॉल्यूम पहले वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखी थी, अब वो स्पेस जो है वो इस बॉडी ने ऑक्यूपाई कर ली, और जो एक्स्ट्रा वाटर है तो वो सारा उठ के बाहर आ गया और वो इस बीकर में कलेक्ट हो गया नीचे वाले में। अब बच्चे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है इस बॉडी पे लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स, इस बॉडी पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी वो इस वाटर के वेट के इक्वल होगी। यानी ये जो डिस्प्लेस हुआ है वाटर, जिसे इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, उस वाटर का कितना वेट है, दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। समझ गए बच्चों? यस नो बोलो सारे। यस सर। यस सर।
चलो शाबाश। तो ये होता है बच्चे अपथ्रस्ट फोर्स का कॉन्सेप्ट, यहाँ यूज हो रहा है इसलिए बताया। नाउ वेट कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली वेट निकलेगा बेटा मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट का तो वही है m इंटू जी फॉर्मूला, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, इस तरह से हमें वेट मिलेगी m इंटू जी करके। अब लिक्विड का मास डिस्प्लेस होगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा? वही वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो बेटा मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसमें यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी आएगी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये तो हो गया मास, और इसके साथ जी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट अपथ्रस्ट फोर्स T। नाउ बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने बोला हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है रो। क्या मुझे कोई बताएगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना है? एनीवन स्टूडेंट, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस? सिग्मा जी 4/। सिग्मा नहीं आएगा बच्चे, वॉल्यूम, सर वॉल्यूम का रो क्या जी फॉर्मूला रो। होता है? हाँ रो जी आएगा, सिर्फ वॉल्यूम टर्म पूछ रहा हूँ, डेंसिटी तो मैंने लिख दिया रो, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की जगह क्या आएगा? ऑब्वियसली वॉल्यूम इतनी ही रहेगी, जितनी बॉडी की वॉल्यूम है उतनी ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा ना, यस और नो? बेटा जो वॉल्यूम बॉडी की है, अगर वो बॉडी लिक्विड में चली जाए तो वो वॉल्यूम उस बॉडी ने ऑक्यूपाई कर ली, तो वहां वाला सारा लिक्विड जो है या जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बॉडी की ही वॉल्यूम डालेंगे, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में जी मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज अपथ्रस्ट फोर्स एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा अब हमने वेट फोर्स भी निकाल ली। क्या फर्क है वेट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स में? बस ये डेंसिटी का फर्क है, यहाँ डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ डेंसिटी रो है, बाकी सब चीजें सेम है। और अगर हमें विस्कस फोर्स चाहिए तो विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। बच्चे यहाँ तक समझ आया है? रिस्पॉन्स करो, ऐसे मजा भी नहीं आ रहा। यस नो? Yes, sir. यस ओके यस सर। तो यहाँ तक आपने क्या करना है, इसमें अब वैल्यू डाल देनी है। लिख लिया सबने? रब कर दूं? लिखते रहना साथ साथ में। नाउ देखते हैं कितना वेट डिस्प्लेस हुआ है। तो बेटा ये दोनों वैल्यूज यहाँ डाल देंगे। इसके बाद उस स्टेप के बाद इक्वेशन नंबर 3 के बाद आप लिखोगे पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आएगी विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस थ्रस्ट। वेट और थ्रस्ट में जो चीज कॉमन है वो निकाल लो बेटा। 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ये तो कॉमन है, इसको तो मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये वेट में भी आ रहा है और थ्रस्ट फोर्स में भी आ रहा था। वेट में आ रहा है सिग्मा और थ्रस्ट में आ रहा है रो, तो वो मैंने कॉमन ले लिया और अंदर आ जाएगा रो माइनस सिग्मा माइनस रो। यस और नो बच्चों? इज इट क्लियर? Yes. यस सर। ओके गुड। तो बच्चे ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट होने के बाद यहाँ आ जाना ऊपर। अब विस्कस फोर्स तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। हाँ जी सर पाई आर क्यूब है ना, आपने स्क्वायर लिखा है। हाँ Cube होगा पाई आर तो। क्यूब, सॉरी क्यूब है, क्यूब राइट, इट इज पाई आर क्यूब। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स कितनी होती है? विस्कस फोर्स होती है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी। दिस इज अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, विस्कस फोर्स इतनी होती है 6 पाई ईटा इंटू आर इंटू वी, विच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो। मैंने यहाँ पे विस्कस फोर्स की वैल्यू डाल दी। तो बच्चे हमें यहाँ से v चाहिए, तो यहाँ से v असल में हमारी टर्मिनल वेलोसिटी है, ये जो v है दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ से v t कैसे निकलेगा, ये सारे पैरामीटर उधर ले जाओ,
वहां जाएंगे तो इट इज 4 पाई आर क्यूब इंटू जी इंटू सिग्मा माइनस रो, और नीचे जो आएगा, एक तो यहाँ 3 है, बाकी ये 6 पाई आएगा, 6 इंटू पाई आएगा, फिर बच्चे एक ईटा भी आएगा और एक आर आएगा। अब काफी चीजें कट रही हैं, जैसे कि 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, पाई से पाई कट गया, इस आर से ये आर क्यूब जो है वो आर स्क्वायर पे कट गया। तो बेटा हमारे पास अब जो चीजें बची हैं आफ्टर कटिंग, वो क्या रह गया, एक फाइनल एक्सप्रेशन तैयार हो गया टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो नाउ टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऊपर बचा एक 2, नीचे बचा 3 3 जा 9, 2/9, ऊपर बचा आर स्क्वायर के साथ जी बचा, नीचे बचा बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, और साथ में सिग्मा माइनस रो। तो दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इज इट क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट? No. नो। ओके, कर लो इसको नोट फटाफट। अब हमारा ये वाला जो चैप्टर है इसको मैं यहीं रोक रहा हूँ, इसका थर्ड पार्ट रह गया है, एज आई टोल्ड यू, बाद में करेंगे उसे ब्रेक लेने के बाद। थोड़ा सरफेस टेंशन वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी वो चल रहा है। आओ अब हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज काइनेटिक थ्योरी। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, काइनेटिक थ्योरी वाला चैप्टर। सर फिर हम इसको थर्मोडायनेमिक्स के लिए कितने पेजेस छोड़े? थर्मोडायनेमिक्स के लिए बच्चे आप रफली छोड़ दो, वैसे तो हाफ हाफ पार्टीशन कर दो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी अदरवाइज 15-20 पेजेस तो एटलीस्ट छोड़ देने चाहिए आपको, ठीक है? सर हाफ इवन हाफ डिवाइड करके कर लें? हाँ, हाफ हाफ डिवाइड करके कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर हाफ नोटबुक ही रह गई, उसमें क्या हाफ डिवाइड? या फिर आप नई नोटबुक लगा लो इफ पॉसिबल, एक अलग से नोटबुक लगा लो नई थर्मो के लिए, जो एक्स्ट्रा क्लास में चलेगा वो आप अलग से नोट करते रहो दूसरी नोटबुक में। सर हम ऑलरेडी कर चुके हैं उतना। हाँ तो फिर पेजेस छोड़ दो बेटा, 15-20 पेजेस तो आराम से छूटेंगे। ये प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि आपने कहाँ लिखा हुआ है, द मेन थिंग इज कि आपने लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर रहे हैं और पढ़ने के टाइम पे आपके पास नोट्स हो अपने और आप रीड कर सकें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 15-20 पेजेस छोड़ दो, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी स्टार्ट कर लो। ये आप खुद ही कर लो, कैसे कर सकते हो मैनेज, क्योंकि पढ़ना तो अल्टीमेटली आपने, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लिखा है चैप्टर। या फिर आप ऐसे करो कि नोटबुक के बैक साइड से उल्टा शुरू कर दो, मतलब ये वाला चैप्टर नोटबुक के बैक साइड से उल्टा शुरू कर दो, ऐसा भी कर सकते हो। सुनाओ, हेडिंग लगा दो, काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी एंड बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस का मतलब होता है आइडियल गैस, तो हमने पढ़ना है कि एक परफेक्ट गैस या फिर आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है। मतलब हम लोग एक रेफरेंस सेट कर रहे हैं इस दुनिया की सभी गैसेस के लिए कि गैस परफेक्ट तब कहेंगे अगर उसका बिहेवियर ऐसा होगा। तो वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए एक परफेक्ट गैस का।
तो बच्चे सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं परफेक्ट गैस या आइडियल गैस, ये क्या चीज है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले लिखो नंबर 1, हेडिंग ही लगा दो आइडियल गैस, और यू कैन से दैट परफेक्ट गैस। इसमें लिखो अ गैस which fulfills the following conditions, a gas which fulfills the following conditions is known as an ideal gas. A gas which fulfills the following conditions is known as an ideal gas. तो आइडियल गैस किसे कहते हैं? जो मैं कंडीशंस बताऊंगा वो उसे फुलफिल करेंगी, उसे हम आइडियल गैस बोलेंगे। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है आपको? प्लीज टेल मी। Yes. Yes. अच्छा, मैंने आपको बोला अभी द गैस विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन इज नोन एज आइडियल गैस। तो आप कंडीशंस लिखो बेटे। फर्स्ट कंडीशन इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर पॉइंट मासेस। फर्स्ट कंडीशन इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर पॉइंट मासेस। मतलब जो गैस के पार्टिकल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उसे एक पॉइंट मास की तरह कंसीडर करें, एक बहुत छोटा सा पॉइंट कंसीडर करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा उसे? ये एक पहली कंडीशन है आइडियल गैस की। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कि हम लोग उसे पॉइंट मास की तरह ले रहे हैं, मॉलिक्यूल का साइज पॉइंट मास ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल। ये मतलब हुआ उसका कि हम लोग उसके साइज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसे एक पॉइंट की तरह कंसीडर कर रहे हैं। वैसे भी बच्चे पार्टिकल का साइज आपको पता ही है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। आप जरा खुद भी विजुअलाइज करके देखो। मैं बात कर रहा हूँ एक गैस के एक सिंगल मॉलिक्यूल की, तो गैस का एक सिंगल मॉलिक्यूल, उसका साइज कितना होगा? ऑब्वियसली वो इतना छोटा है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब हम उसे एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं। यस और नो बच्चों, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, that's good. Number 2, second condition is beta, second condition is the intermolecular forces among the molecules of gas is absent. The intermolecular forces among the gas molecules is absent, या जीरो कह लो, among the gas molecule is जीरो। मतलब कि हम लोग अगर गैस आइडियल है तो हम ये मान के चलेंगे कि उस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस नहीं है कोई भी। देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, तो सच अ गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस। एंड थर्ड कंडीशन इज, एंड बच्चे थर्ड कंडीशन इज इट ओबेज, कुछ लॉज हम लोग पढ़ेंगे जिसे वो ओबे करनी चाहिए। इट ओबेज गैस लॉज, सच एज गैस लॉज में हमारे पास जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे, सच एज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एटसेट्रा। शायद ही आपने केमिस्ट्री में पढ़ भी लिए होंगे, बताओ Yes, केमिस्ट्री sir. में पढ़ ली? तो बेटा Yes, इसे sir. आइडियल गैस हम लोग कहते हैं। अगर कोई गैस इन कंडीशंस को फुलफिल करे, मतलब एक ऐसी गैस जिसके पार्टिकल्स का साइज, जिसके मॉलिक्यूल का साइज बिल्कुल पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट मास की तरह है, नेग्लिजिबल है, बहुत छोटे हैं पार्टिकल्स। नंबर 2, सबसे मेन कंडीशन ये है, द मेन कंडीशन इज दिस,
कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं दैट आर एब्सेंट, मतलब पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्सेस नहीं लगती हैं, उस गैस को आइडियल गैस बोलेंगे। और थर्ड है कि वो इन गैस लॉज को फॉलो करें। ये लॉज हमने पढ़ने हैं बच्चे 1 by 1 करके, तो वो इन सभी लॉज को वो गैस फॉलो करती हो, तो ऐसी गैस को हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में कोई आइडियल गैस होती है दुनिया में? ऑब्वियसली आंसर होगा No, नो। sir. यस, ऐसी कोई गैस नहीं है जिसमें ये चीज ना हो, सेकंड पॉइंट ना हो, ऐसी कोई गैस नहीं है कि जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एब्सेंट हो, ऐसी दुनिया में कोई गैस नहीं है। यानी जब हम लोग बात करेंगे रियल गैस की, प्रैक्टिकल गैस की बात करोगे, तो हमें समझ में आएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। हाँ बेटे, एक चीज है कि किसी गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं, किसी में ज्यादा होती हैं। आप ऐसे समझो, जैसे कि मेरे पास ये गैस नंबर 1 है G1, ये गैस नंबर 2 है G2। गैस नंबर 1 में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है और गैस नंबर 2 में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है, लो है तो है, और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है। मतलब इफ आई कंपेयर टू गैसेस G1 and G2 and intermolecular force in gas G1 is low and intermolecular forces in gas G2 is high, so then I can say that the gas G1 is more ideal than gas G2. Gas G1 is more ideal than gas G2. Yes or no बच्चे? Yes, sir. मतलब कि बच्चे इसका बिहेवियर आइडियल गैस के ज्यादा क्लोज है, क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, और हम कहते हैं आइडियल गैस वो है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं। तो ऐसी कोई भी गैस जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होंगी, हम उसे आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट आइडियल गैस के जैसा ले सकते हैं। एक्चुअल में नहीं होगा, बट हाँ, वी कैन ट्रीट इट लाइक एन आइडियल गैस। लाइक इफ वी कंपेयर दीज टू गैसेस, then I can say this gas G1 is more ideal, its behavior is more close to an ideal gas, but this gas G2 is not an ideal gas, or it is far away from the behavior of ideal gas. Are you getting my point, student? Yes, sir. So that is what I mean by ideal gas. चलो, ये थ्योरी किसने डेवलप की थी? अब हमने तो ये पढ़नी है काइनेटिक थ्योरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लिख लिया बच्चों सबने? लिख लिया? Yes, sir. ओके, तो आपको पता होना चाहिए किसने डेवलप की थी और कब डेवलप की थी। तो बेटा काइनेटिक थ्योरी डेवलप हुई थी 1873 में। तो आप ऐसे लिख लो अपने लिए, काइनेटिक थ्योरी इज डेवलप्ड इन, काइनेटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय तीन साइंटिस्ट ने मिलके इसका काम किया था, ये थ्योरी डेवलप की थी। एक का नाम था मैक्सवेल, पूरा नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। एक था हमारे पास बोल्ट्जमैन, और तीसरे साइंटिस्ट का नाम था गिब्स। इन तीनों ने मिलकर ये काइनेटिक थ्योरी जो है इसको डेवलप किया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन 1873। 1873 में ये थ्योरी डेवलप की थी। अब बच्चे ये थ्योरी एकदम से नहीं आ गई कि 1873 में इनको सपना आया और इन्होंने काइनेटिक थ्योरी निकाल दी, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इसके फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि आखिर यहाँ तक पहुंचे कैसे ये लोग। ऑब्वियसली इससे इनसे पहले और भी साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने इस चीज़ पे काम किया होगा या समथिंग इससे रिलेटेड वर्क किया होगा। तो ये जो आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ रहे हैं, ये अभी के लॉज नहीं है, ये इससे पुराने लॉज हैं 1873 के। तो बेटा अब हम लोग धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा दैट इज 1661 पे चल गए हम लोग, हिस्ट्री में चले गए। 1661 में एक लॉ हमारे पास आया
जिसका नाम था बॉयल्स लॉ। मतलब अब आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि यहां तक पहुंचे कैसे। ये देखो, काइनेटिक थ्योरी डेवलप हुई 1873 में और बॉयल्स लॉ आया 1661 में और चार्ल्स लॉ आया 1783 में। मतलब ये पहले के लॉज हैं सारे, और इन सभी लॉज को यहाँ से सभी इंफॉर्मेशन को गैदर करके काइनेटिक थ्योरी बनाई गई है आइडियल गैस की। अब ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ कहता है अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे बच्चे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, तो वॉल्यूम और प्रेशर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और वी कैन से दैट कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम, इनका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट के इक्वल आएगा। ऑब्वियसली बच्चे, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन प्रेशर, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम आ जाएगा कांस्टेंट, और प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू P3 V3। यानी ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। इज इट क्लियर बच्चे? दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। यस और नो? Yes, sir. Yes. कुछ और पता है आपको बॉयल्स लॉ के बारे में? क्योंकि आप लोगों ने ये लॉ पढ़ लिया है, तो एनीथिंग एल्स जिसके बॉयल्स लॉ से रिलेटेड आपको कुछ पता हो? बॉयल्स लॉ का मेन कंक्लूजन क्या था वो लिख लो। चलो ये तो लॉ है, ये तो हर कोई रट लेता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट बच्चे ये लॉ बताता क्या है? मेन चीज ये है, ये लॉ क्या बताता है वो लिख लो। ये लॉ हमें बताता है, इट टेल्स अस दैट, मतलब बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या है, ये तो मैं अलग से लिख रहा हूँ नोट करके। इट टेल्स अस दैट एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, एट हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। ये इसका असली मतलब है। कहता है हाई टेम्परेचर पर रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस के जैसा हो सकता है, या वो ज्यादा क्लोज आ जाती है आइडियल गैस के। मतलब अ रियल गैस विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस at very high temperatures, and that is what is explained by this Boyle's law. Not only this part, but यहाँ से हमें कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे, तो उसका मेन कंक्लूजन ये है। इज इट क्लियर बच्चों? हाई टेम्परेचर पे रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। Yes. विदाउट, चलो रेस्ट वी विल डू इट टुमारो। थैंक यू। बट अभी के लिए 2 मिनट रुक जाओ, अटेंडेंस